अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज का एक अहम मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए अनीस मुक्तदी साहब, जो बीआरएस से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका ख़ास ताल्लुक़ नलगुंडे से रहा है। आज हम बात करने लगे हैं कि जैसा ही पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी इलेक्शन की वो आती है तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह तेलंगाना में बल्दिया इलेक्शन की कुछ हलचल दिख रही है। इसी सिलसिले में और इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की और निज़ामाबाद के बीजेपी के एमपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीर उस्मान अली खां, जो निज़ाम सरकार के नाम से भी मशहूर है, लोग उन्हें जानते हैं, उनके ताल्लुक़ से बेइंतहा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें एक जानवर से तशबीह दे दी। तो उसी पे बात करेंगे कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाता है और मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जाती है। अनीस मुक्तदी साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मक़दम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और एक अहम सवाल ये है कि क्यों नफ़रत के माहौल को बनाने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान में? आपकी तेलंगाना में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा है, नफरत के माहौल को क्यों बनाने में तो हर एक का अपना अपना, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वोट बनाने का तरीक़ा है। तो बीजेपी का तरीक़ा ही नफ़रत फैला करके बनाना तरीक़ा है। वही टीआरएस का एक तरीक़ा था होगा, कांग्रेस का एक तरीक़ा है, कम्युनिस्ट का एक तरीक़ा है, तो तेलुगु देशम का अपना एक तरीक़ा है। तो बीजेपी का तरीक़ा ही नफ़रत बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, ज़ात के ऊपर करना, ये तरीक़ा ही उनका है। जैसा भाई मिसाल समझो, तेलंगाना टीआरएस बीआरएस क्यों आई बोले तो तेलंगाना के अंदर जो जो खामियां हो रहे थे, तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ था, उस पर बात करने से बीआरएस सक्सेस हुई और अपनी हुकूमत बनाई। तेलुगु देशम क्यों आई बोले तो कल्चर के बारे में बात करे, तेलुगु के बारे में बात करे, आंध्र प्रदेश के कल्चर को बताने की, उस वक़्त का मुत्तहिदा जो था तेलुगु कल्चर को बचाने की बात करे, साथ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लोकलाइज करने की बात करे, तो पब्लिक को अच्छा दिखा तो वो आए। तो अब कांग्रेस की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी, वाकई भी कई किस्म के अगर ओवरऑल तरीके से देखे तो कांग्रेस जो है आज जो किसी दौर पे हमारे लिए जो है खाना नहीं था हिंदुस्तान में, तो अमेरिका के गेहूँ फ्री में आते थे और अब मिल सेंटर्स चलते थे, वो लोग उस पर काम करे तो वो लोग हुकूमत करे। अब बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं है, वैसे मुद्दा नहीं है, नहीं आज भी बहुत मुद्दे हैं, ये नहीं है, उनको इजी पॉलिटिक्स करना है। वो क्या है बोले तो नफरत की पॉलिटिक्स करना है। तो अब नफरत की पॉलिटिक्स में क्या है, जो बोले वो बोल देंगे, जो बोले वो बोल देना। जैसा आप निजाम सरकार के बारे में अरविंद साहब बोले मन घड़त बोल देंगे, हकीकत से हटा के बोल देंगे और फिर हर जगह एक हिंदू मुस्लिम लेबल लगाएंगे। भाई अगर कोई पूछा मेरे को मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मेरे को बोलना पड़ता नरेंद्र मोदी साहब है, और पूरे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको बोलना पड़ता कि नरेंद्र मोदी। अब एक बात तो फिर खुली है कि क्या पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी को वोट डाले बोले तो नहीं डाले। अगर किसी दौर पे अगर पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर कौन बोले तो पीवी नरसिम्हा राव बोलेंगे। अगर सोचे कि क्या पूरे हिंदुस्तान के 100% लोग वोट डाले वो तो नहीं डाले बोलेंगे। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, निजाम सरकार जो है यहाँ के उस वक्त का इंपीरियलिज्म, उस वक्त जो सिस्टम था उसके एक बादशाह थे। सेम तौर पे हिंदुस्तान के अंदर 600 रजवाड़े थे। आज जो हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं उसके 600 रजवाड़े थे। और इत्तेफाक की बात, किस्मत की बात है, हैदराबाद एक अमीर किंगडमों में था और जिसकी इकानमी दूसरे रजवाड़ों से कंपेयर करें तो कई 3 गुना 4 गुना ज़्यादा थी। और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा इस वास्ते के हम इंडिपेंडेंट थे। बिल्कुल ब्रिटिश की ताकत के सामने हैदराबाद की ताकत बड़ी नहीं थी, मगर निजाम नवाब की पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिश अपना गवर्नर क्या बोलते हैं गवर्नर अपॉइंट करी
अपना रेजिडेंट अपॉइंट करी, जो किंग कोठी वुमेन्स कॉलेज है वहां ब्रिटिश का एक रेजिडेंट रहता, मगर हुकूमत में उनका कोई दखल नहीं रहता। हैदराबाद की गवर्नमेंट को टैक्स दे देना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ी हुकूमत थी ब्रिटिश की। दूसरी जगह ब्रिटिश के गुलाम थे लोग, जी हम एक ऐसे हैदराबादी, हम आजाद लोग हैं। कब से आजाद लोग हैं? वो तो जिस दिन से जमीन बनी उस दिन से लेके आज तक हम आजाद लोग हैं। इस वास्ते थोड़ा नाम हैदराबाद का अलग रहता, और कहीं भी जाओ फॉरिन में इधर उधर चले जाओ हैदराबादी बोलते थे, इज्जत रहती, बिकॉज हम गुलामियों के जहन से नहीं आए। तो हमारे अंदर क्या रहेगा, हमारे सोचने के तरीके में इसमें थोड़ी आजादी रहेंगी, तो थोड़ा एडवांसमेंट रहेगा, तो इसलिए भी हम मशहूर है। अब हमारे को कुछ अच्छी बात है वो समझाने का। अब रही बात हुकूमतों की ले लो या गवर्नमेंट की ले लो, दो चीजें होती, उनके पास आप तलाश करो गलतियां भी मिलेंगे, उनके पास तलाश करो खूबियां भी मिलेंगे, बिल्कुल मगर देखने का तरीका है। बीजेपी क्या करेंगी, नई सौ इल्जाम डाल के आपके माइनस पॉइंट्स लाएंगी, बिल्कुल माइनस पॉइंट्स लाएंगी, और बिल्कुल मुसलमान को टारगेट करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए बीजेपी क्या करती, शिवाजी महाराज को अपना आइकन बनाने की कोशिश करती। जी हालांकि शिवाजी महाराज कोई क्या बोलते एंटी मुस्लिम या ऐसा था ही नहीं सिस्टम, ना तो निजाम नवाब के पास था। बिल्कुल शिवाजी महाराज के, खैर टॉपिक दूसरी होकर लंबी हो जाती, शिवाजी के पास अपना अपना आर्मी मेजर मुसलमान था, और कई लोग उसमें, अब खैर लंबी हो जाती टॉपिक। अब जैसे निजाम नवाब के पास आ गए तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो है किशन प्रसाद साहब थे, महाराजा किशन प्रसाद। अब कई हैदराबादियों को नाम याद आ जाता। उसके बाद कोतवाल साहब, यानी कि उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब, वो जो है राम रेड्डी, वेंकट राम रेड्डी साहब थे, कोतवाल वेंकट राम रेड्डी साहब थे। और उनको आज भी रेड्डी कम्युनिटी जो है अपना आइकन बनाती, जैसा नारायणगुड़े पे जो है एक हॉस्टल है रेड्डी हॉस्टल, वो क्या है राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी हॉस्टल ही है। और कई जगह एसोसिएशन भवन्स भी राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी नाम से बनते। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर नारायण राव पटेल साहब थे। तो बात जो है ऐसी थी। और तो और ये सबसे बड़ी और अहम बात, क्योंकि ये उस वक्त इंपीरियलिज्म मतलब किंगडम था, कोई डेमोक्रेसी तो आज है, बादेश क्या बोलना चाहिए, हुकूमत में दो किस्म की गवर्नेंस होती उस वक्त। दो किस्म की गवर्नेंस मतलब जैसे आज कलेक्टर साहब रहते, आरडीओ साहब रहते, तहसीलदार साहब रहते, पुलिस स्टेशन रहता, तो उस दौर में दो किस्म से गवर्नेंस होती। दो किस्म क्या बोले तो, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आज जैसे डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट थे, निजामाबाद है, वारंगल है, सब उस वक्त के भी डिस्ट्रिक्ट है, महबूब नगर है, नलगुंडा आदिलाबाद है, उस वक्त के भी डिस्ट्रिक्ट थे। तो सेम यहाँ पे जज रहता यहाँ पे कलेक्टर रहता, सब आज जैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता, सारा वैसे ही रहता, मगर साथ साथ में थोड़े थोड़े एरियाज जागीर के अंदर रहते, मतलब देशमुख रहता वहां। थोड़े थोड़े एरियाज वहां पे फिर इन लोगों का कुछ भी नहीं रहता। मतलब जैसा कलेक्टर साहब मिनिस्ट्री को कनेक्टेड रहते, उस दिन भी आज भी देशमुख साहब के जो इलाका रहता वहां कोई कलेक्टर, वहां कोई ये नहीं रहता, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कंसर्न रहते। एक मानो के वहां के होल एंड सोल एडमिनिस्ट्रेटर है, एक मानो के वहां के छोटे बादशाह है, जिसको हम देशमुख बोल के बुलाएंगे, बिल्कुल देशमुख बोल के बुलाएंगे। ये फिर इसमें भी दो नाम थे, इसमें भी दो नाम थे। रंगारेड्डी, आज जो पुराना जो हैदराबाद आज का जो रंगारेड्डी, यहाँ की जागीरों को नवाब बोला जाता, यहाँ की जागीरों को नवाब बोला जाता। और जागीर जैसे वारंगल के जागीरा थे, या वारंगल डिस्ट्रिक्ट में जो भी जागीर थी, और क्या बोलते महबूब नगर, नलगुंडा, ये जितने भी जागीर थे, यहाँ देशमुख बोला जाता। पावर दोनों का एक ही होता, जी जी पावर दोनों का एक ही होता। और यहाँ पे रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये लोग डायरेक्ट मिनिस्ट्री को अप्रोच रहते। अब वहां के जो देशमुख साहब रहते वो होयल एंड सोल थे। चलो जब ये बात हो रही तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। फिर हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब अब जितना तेलंगाना है सारे का सारा तेलंगाना, और महाराष्ट्र से 5, कर्नाटक से 4 डिस्ट्रिक्ट थे। ये हैदराबाद स्टेट था। अब खैर बाद में तेलुगु स्टेट्स के नाम, लैंग्वेज के नाम फिर क्या हो गया, थोड़ा कर्नाटक में मिला दिया गया, थोड़ा महाराष्ट्र में मिला दिया गया, बकिया जो 9 डिस्ट्रिक्ट है तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे तो एपी में मिला दिया गया। अब अगर इसकी बात ले लिया ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स की, तो यहां पे रंगारेड्डी को छोड़ देके 98 देशमुख थे जी, 98 देशमुख थे, मतलब 98 जागीरा थे। जैसा नलगुंडा ले लिए,
नलगुंडे में जो है सूर्यापेट रवाड़ एक जागीर थी, फिर उसके बाद में कोपोल एक देशमुख थे, कटंगूर एक देशमुख थे, फिर अलवाल एक देशमुख थे। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 देशमुख रहा करते थे। बकिया एरिया कलेक्टर के कंट्रोल में था। अब ये 98 देशमुखों में 98 देशमुखों में 41 देशमुख रेड्डीज थे। अच्छा। अब ये निजाम नवाब की हुकूमत है। 17 देशमुख वेलमास थे, 19 देशमुख ब्राह्मण्स थे, फिर 17 देशमुख मुसलमान थे। 98 में यूं समझो 17 देशमुख मुसलमान थे, बकिया जो है तो हिंदुइज्म से थे। तो अब पकड़ के निजाम नवाब को जो है मुस्लिम लेबल लगा देना, बादशाह मुस्लिम है, बिल्कुल मुस्लिम है, इवन शिवाजी को हिंदू लेबल लगा देना कोई सही बात नहीं होती, बिल्कुल कोई सही बात नहीं होती जी। लेबल तो लगा रहे हैं, मगर उनको एक जानवर से उनको मुताबा कर रहे हैं उनका। सुनिए जी, लेबल लगाना, फिर साथ साथ में लेबल भी लगा के फिर उसको मुसलमान बताना, फिर मुसलमान ऐसे होते बोल के नहीं, सो भी थोड़े चीज थोड़े जरूर निजाम नवाब के पास थोड़े गलतियां जरूर निकालते। शिवाजी के पास निकाल सकते, मोदी के पास निकालो, 1000 निकाल सकते, पीवी नरसिम्हा राव साहब हर एक के पास निकाल सकते, वो अलग बात है। मगर इसको टोल मटोल करके इसको डेवलपमेंट को या बैकवर्डनेस को लाके फिर मजहब का नाम देके हर चीज को नाम देना, ये मनुवाद का काम है। बिल्कुल। और ये लोग वो है। अब दूसरा, ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये इसके ऊपर जबरदस्त तनकीद हुई, उसके बाद उन्होंने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने कहा कि निज़ाम सरकार और रजाकार जो थे वो लोग बदकम्मे में औरतों को बरहाना नचाते थे और मासूम बच्चों को उछालकर तलवारों से काटते थे, और कई ऐसी बातें उन्होंने की है निज़ाम सरकार और रजाकारों से मुताल्लिक। तो क्या इसमें सच्चाई है? 2 बातें पहले समझना। पहले तो वो आदमी एक बेवकूफ आदमी है, अक्ल मतलब हिस्ट्री होती उसको बदलने नहीं आता, बड़ा बेवकूफ छिछोरा बोलते उसको। अगर कोई आदमी बेसलेस बात कर रहा तो क्या बात करते उसके बारे में। मगर यहाँ पे 2 बातों को अलग अलग, पहले मुस्लिम कम्युनिटी को जागना चाहिए जी, आमाल को अपने पर्सनल समझना, जैसे मेरा नमाज है, मेरा रोजा है, मेरा जो भी है अमल है, इसको पर्सनल समझना, ये मैं बिल्कुल करना चाहिए। मगर इसके ऊपर नहीं, तंजीमा जो बोलते हैं आपके कल्चर को बचाने, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके इकोनॉमिक फाइनेंस के लिए तंजीमा बनना, नौजवान को एम्प्लॉयमेंट से बिजी करना, नौजवान को कैपिटलिज्म के शेयर की बात करना, ये काम के तंजीमा बनना। ऐसी कोई तंजीम होती है हमारे गुमान में नहीं है, बिल्कुल। तो जब तक ऐसी तंजीमें नहीं आए आप कभी भी कामयाब नहीं रहेंगे, और ये रोज होते रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अरविंद जो है आज जो बात करे, क्या पिछले में अलग अंदाज में कोई और नहीं करा, कुछ भी करके मुसलमानों का, कभी वंदे मातरम पढ़ लो उसके नाम से आपको टारगेट हो रहे। अरे कभी जो है इंडिया का है सेक्युलर कंट्री बना तो हिंदू देश बोल के टारगेट हो जा रहे। कई लोगों को मालूम ही नहीं है क्यों सेकुलर बना, क्यों जो है पाकिस्तान बना है, मालूम ही नहीं, हकीकत ही नहीं मालूम है। तो जब तक ये नहीं बनते, यहां तक कि हमारा एक एसोसिएशन नहीं है, कोई बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में भी एक छोटा कम्युनिटी हॉल, एक एसोसिएशन बिल्डिंग नहीं है, आज की छोटी छोटी क्या बोलते कौमों को भी आज है। तो ये जब तक नहीं बने, आप कल्चरली और इकोनॉमिकली जब तक आगे बढ़ने का काम नहीं करे, तो आप रिलीजियसली भी सेफ नहीं है, मजहबी एतबार से भी आप सेफ नहीं है, आपका मजहब भी सेफ नहीं है। ये काम करो तो ये सेफ है। तो अब रही बात, जैसे आपका सवाल क्या था, बदकम्मा में नंगे नचाते, तो बेवकूफ आदमी है ये। खैर आज तो 80 साल हो गए, तो वो चीजों को लोग भूल जाते, वो जमाने के जो लोग हैं वो मर गए, तो आज के जनरेशन को नहीं मालूम होते। तो इससे पहले जो है तेलंगाना राइफल्स डे बोल के, तेलुगु में तेलंगाना सायुध पोराटम, ये नाम से कम्युनिस्ट वाले 17 सितंबर हर साल मनाते थे। हर साल मनाते थे थोड़ी देर के लिए। किसके खिलाफ बोले तो निजाम गवर्नमेंट के खिलाफ। यहां समझो, निजाम शख्सियत के खिलाफ, निजाम गवर्नमेंट के खिलाफ।
अब पहले तो निजाम साहब का डेवलपमेंट और फिर उनके गवर्नमेंट में कुछ जगह खतरनाक अट्रॉसिटीज हुए। फिर से समझो, निजाम गवर्नमेंट में कुछ जगह खतरनाक अट्रॉसिटीज हुए, खतरनाक। मगर वो अट्रॉसिटीज का रीजन कौन थे, क्या थे, फिर इस पर बात करेंगे आप। मैं अगर बात दूसरी हो तो आप जरूर ये सवाल करो, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। खतरनाक अट्रॉसिटीज हुए जिसके ऊपर कई फिल्म भी बने। अब थोड़ी देर के लिए निजाम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस जमाने में हमारे पास ट्रेन आ गई, उस जमाने में हमारे पास इंडिपेंडेंट करेंसी है, उस जमाने में हमारे पास इरिगेशन का पूरा सिस्टम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। ये अलग बात है, निजाम नागार्जुना सागर प्लान उनके ही जमाने का है, मगर बाद में बना, अलग बात। मगर उस जमाने में मूसी बन गया, उस जमाने में डिंडी बन गया, उस जमाने में निजाम सागर बन गया, कई और प्रोजेक्ट्स बन गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन गए, और कई तालाबा उलामा बन गए। तो इरिगेशन के ऊपर कमेंट था, हमारी मिंट थी, कई जो है निजाम एम्प्लॉयमेंट के लिए उस जमाने में प्लान हुई। लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या करना, निजाम शुगर फैक्ट्री बोधन में लगाओ, आजम जाई मिल्स वारंगल में लगाओ, इकाई को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने, उस जमाने में यह बात होती। तो हम दूसरे हिंदुस्तान से 50 साल आगे थे, हम दूसरे हिंदुस्तान से 50 साल आगे थे। और कुछ होगा प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट कोर्ट को जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। खुद केसीआर साहब भी एक मरतबा बोले हमारे जमीनों का टैक्सेस बढ़ के था, हम जाके अपील करें तो हमारे फेवर में आया केस। मतलब उनके बाप दादा अपील करे तो फेवर में आया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, कोई और किंगडम में नहीं थी, कोई और किंगडम में नहीं थी। और फिर मैं क्या बताऊं, फिर ये तो इससे पहले बोल दिया आपको कि होम मिनिस्टर कौन, फिर देशमुख का कौन। अब रही बात उनके जमाने में, जैसे 20-25 साल पहले कम्युनिस्ट वाले बारात थे, और कम्युनिस्ट वाले जो है कोई भी अपने फुतवात, अपने दौर की जो कारनामे है वो जरूर बोलेंगे। इसके ऊपर कई फिल्में भी बनाए, जैसे मिसाल के वास्ते एक हिट फिल्म ओशे रामुलम्मा, रियल स्टोरी है वो जो है विष्णुर के देशमुख के अट्रॉसिटीज को बताया उसमें। विष्णुर कहाँ है बोले तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, ये जनगांव और क्या बोलते बहरहाल जनगांव से जरा आगे है समझो, तो मरपेड़ा के करीब रहता। तो वहां के देशमुख के वो अट्रॉसिटीज है कि कोई औरत शादी नहीं कर सकती, करे तो पहली रात इनके पास गुजारना पड़ता। तो ऐसे खतरनाक, ये कौन है, रामचंद्र रेड्डी साहब है, उसके ऊपर ओशे रामुलम्मा फिल्म बना। और फिर माँ भूमि एक फिल्म बना, एर्रामल्लेल एक फिल्म बना। ये सब अलग अलग आंकड़ा, जैसा सूर्यापेट के पास एर्रावाड़ रहता, सुधीर रेड्डी साहब देशमुख थे, उनके खिलाफ उनके कई अट्रॉसिटीज थे। वहां पे कोई आदमी जो है अपनी जमीन जोत नहीं सकता, अपनी जमीन पे नहीं कर सकता, सब आके उनके लिए काम करना, साल का जो भी अनाज उन्होंने दिए, भूखे मरो कुछ भी वो खाना। तो इस वास्ते वहां से क्या हुआ, बहुत बड़ा एजिटेशन निकला, बहुत बड़ा एजिटेशन निकला। और निकलेंगा तो वो निजाम के खिलाफ ही बोलेंगे, निजाम के खिलाफ ही बोलेंगे। तो एक 10 या 11 ऐसे बड़े फिल्म बने जो निजाम के दौर में, मतलब इस दौर में अट्रॉसिटीज के बारे में। मगर इत्तेफाक की बात यह है, इसके जिम्मेदार मैं भी बोलूंगा निजाम साहब भी इनडायरेक्ट जिम्मेदार है। भाई वो देशमुख को फौरी सस्पेंड कर देना चाहिए था, नहीं करना उसके जिम्मेदार है। तो मगर इसमें कहीं भी डायरेक्ट निजाम साहब को नहीं बता सके फिल्मों में। बिल्कुल, क्यों, इनकी डायरेक्ट कोई उनको वैसे टॉलरेट करना, ये हो रहा तो भी छोड़ देना, ये निजाम साहब की गलती है, निजाम सरकार की जरूर गलती है। मगर अब क्योंकि आजकल कल तक अगर हम भी, मेरे को भी पूछते, मैं भी ये बोलता निजाम सरकार की चक्रासिटी है। फिर मेरे को पूछते रेलवे किसका, तो वो भी निजाम सरकार का बोलेंगे। ये प्रोजेक्ट किसका, वो भी बोलेंगे। मगर आज हमारे को क्या करना पड़ रहा, हमारे को भी हिंदू मुसलमान को अलग करके बात करना पड़ रहा कि भाई यहाँ पे रामचंद्र रेड्डी साहब है, यहाँ पे सुधीर रेड्डी साहब है, टाका देशमुख रामचंद्र रेड्डी, ये ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत करा, ये बोलना चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक की और एक बात, ये बात से बोलता हूं, आजकल एक नाम, एक 10-15 साल से एक नाम चल रहा, साकलिया लम्मा, किसके खिलाफ फरावट है, यही रामचंद्र रेड्डी के खिलाफ। और वहां का एक मुस्लिम लड़का, 22 साल का लड़का, जिसका कत्ल हो गया, कत्ल इत्तेफाक से वो था विष्णुर का
खतल इत्तेफाक से नलगोंडा टाउन में हुआ, जिस वक्त देवेंद्र गौड़ साहब अपनी पार्टी तेलंगाना के नाम से बनाए, वो जाके बंदगी की अम्मा को लाके 4 दिन अपने साथ फिराए। खैर उनका क्या पॉलिटिकल वो था नहीं मालूम, बंदगी की शेख बंदगी की वालदा को अपने साथ अपने क्या बोलते कैनवसिंग में उसमें ये करे। क्यों? ये शेख बंदगी शादी करने से पहले यहाँ पे अक्रासिटी हो रही, और जितने भी देशमुखों का इलाका है, जुरिडिक्शन है, वो कोर्ट के तहत या कलेक्टर के तहत नहीं आता, इनका इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये बोला कि जो भी बच्ची की शादी हो रही, पहली रात इसके पास, ये बहुत घिनौनी हरकत है। तो वो लड़का एक एजुटेशन लिया, देशमुख के खिलाफ एजुटेशन लिया, कई मीटिंगा लगाया, कई क्या बोलते बाइकाट करा, मगर मामूली बच्चा, गरीब लड़का। तो एक मर्तबा वो कोर्ट को अपील करे, नलगोंडा है, उस वक्त जनगांव कोर्ट नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट था, तो यहाँ पे नलगोंडा टाउन में उसका कत्ल हुआ। और देवेंद्र गौड़ साहब अपनी पार्टी जब इनाग्रेट करे, तेलंगाना के नाम से कुछ पार्टी बनाए थे ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उस वक्त शेख बंदगी को वालदा को लाए। तो यार समझने की बात क्या है, ये सबको हटा दे के हर जगह मुसलमान बोलकर टारगेट कर देना, ये गलत बात है। और दूसरी और एक खास बात यह है, मुसलमान भी चुप रहना, मतलब इसका जवाब देना तो बेवकूफी है। खुद ये डेवलपमेंट का काम करना, खुद ये डेवलपमेंट का काम करना। उस दिन आप जैसा आप बदकम्मा की बात बोले, वो बोल के मैं खत्म कर दूं मेरी बात को। बदकम्मा का बेसिक कोई हिंदू मुसलमान ये नहीं होता, कोई मुसलमान का उसका ताल्लुक ही नहीं है। जो भी उस वक्त बहुत परेशानियां था, ये तो बहुत विष्णु, ये तो बहुत घिनौनी हरकतें हैं, मगर लोगों के साथ क्या बोलना चाहिए कि कैपिटलिज्म का जोर था, मतलब लोगों को क्या बोलना चाहिए, टिचाकिरी कराते थे, उनकी कोई सही दाम नहीं मिलता था, कीमत नहीं मिलती थी, उनके जमीनों पे उनका इख्तियार पूरे से नहीं था, हर जगह उनको गुलामी करते रहना पड़ता था देशमुखों की या उस गांव के जागीरदारों की। तो और उनके साथ थोड़े थोड़े, ये तो विष्णु का तो बहुत बड़े बड़े वाक़या, ये सब जो फिल्मा बने ये तो बहुत बड़े वाक़े, छोटे छोटे जगह भी ऐसा था, मगर उतने मशहूर नहीं थे। उनकी औरतों के साथ घिनौनी हरकत करना, ये करना। तो इसमें एक लड़की खुदकशी करी, ये हरकत नहीं कर सके, मेरे को टाउन का नाम, प्लेस का नाम भूल जा रहा हूं मैं। एक लड़की खुदकशी करी, तो लोग उसके खिलाफ बात नहीं कर सके। वो अफसोस पे ये छोटी जात के जो लोग हैं उसका रख के अपनी दिल की भड़ास को उतारने के वास्ते बदकम्मा खेले। वहां से बदकम्मा का इजाद हुआ, वहां से बदकम्मा। तो उसको आज क्या कर रही हुआ कि एक मानो में, क्योंकि वाकई भी एक घिनौनी बातें हैं, हम भी हमारी जबान से नहीं बोल सकने की, हम भी ऐसे नहीं पैदा हुए। आज क्या हो रहा है, हिंदू 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 मुस्लिम करे तक हमारे को ये बोलना हमारे को भी अलग दिख रहा। तो एक मानो में उस जमाने के आला तबके हिंदुओं की जुल्म जो हो रहा उसके खिलाफ बनाओ, उसके खिलाफ बना, इंदिरा के निजाम से जोड़ दे रहा। कितना बेवकूफ बोलेंगे इस आदमी को। और फिर आज क्या कर रही, सब मिल के बदकम्मा खेल रही। थोड़ी देर के लिए ये आगे ऐसा होता बोल के मुसलमान ठहर के बदकम्मा को ऐसा हुआ बोल के मायका लेके बोल दे रहा था, मगर कर नहीं सकते। ये क्या डिवाइड करने का काम छिचोरे लोगों का, चिल्लर लोगों का है। तो ये हकीकत है बदकम्मा की। तब ये सब छोड़ दे के मुसलमान को टारगेट करना। अब रही बात, और एक बात, आखिरी बात बता देता हूं मैं। इंडिया को जब आजादी मिली ब्रिटिश से 15 अगस्त 1947, तो हमारा हैदराबाद स्टेट उस दिन भी अलग था, ये तो सबको मालूम। 1948 तक अलग था। इंडिया को आजादी मिली, इसकी करेंसी की वैल्यू क्या रखना। हालांकि अमेरिका बहुत आगे है, हमारे को और भी 20 साल तक खाने को खाना नहीं था इंडिया पे। तो तेलंगाना की बात अलग, मगर इंडिया बोले खत, तो उस वक्त ₹1 की कीमत $1 के बराबर थी। मगर हमारी जो करेंसी थी वो 1.7 थी जी। वो इंडियन करेंसी की मतलब 1.7 रुपये इंडियन करेंसी थी हमारी। हमारा ₹1, उनका ₹1.70 था। और हम इतने एडवांस थे, हम यूरोप जैसा डिफेंस पावर, अमेरिका जैसा डिफेंस पावर नहीं रखते थे, मगर हम एडवांस में टेक्नोलॉजी में उतना पावर रखते थे, बिल्कुल उतना पावर रखते थे। इसीलिए भी आज क्या दिखता, साउथ इंडिया जरा जीडीपी में आगे दिखता, नॉर्थ इंडिया गरीब दिखते रहता। आज उसी के असरात है, क्योंकि यहाँ का बात, फिर
ये जो नॉर्थ इंडिया की सोच, जो बीजेपी की सोच है, साउथ इंडिया में नहीं रहते, बिकॉज यहाँ मुस्लिम डोमिनेशन था, द्राविड़ डोमिनेशन था, दलित डोमिनेशन था। तो ये सोच क्या थी, एडवांसमेंट की तरफ थी। यहाँ क्या थी, कुछ भी न करो, घर में बैठो, लोगों का खून चूसो, ये जो है मनुवाद डोमिनेशन है। तो ये मनुवाद तरक्की नहीं करने देंगे। या तरक्की याफ्ता लोग थे, तो आज भी क्या होता, उसके असरात, हालांकि निजाम नवाब केरला में नहीं थे, निजाम नवाब तमिलनाडु में नहीं थे, मगर वहां द्राविड़ थे, वहां पे जो है मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिलके थे। तो इस वास्ते क्या है, ये इकोनॉमी, वो इकोनॉमी, ये जीडीपी, आज भी आपको फर्क है जी। तो अब ये चिल्लर बातें, छिचोरे बातें जब तक खत्म नहीं करे, इसके लिए मुस्लिम उठना और गैर मुसलमानों को लेना, लेके मुसलमान भी उठ के क्या करना, अपने पहले तंजीमा बनाना। ये कभी भी हो सकता। ये आए वक्त ठीक है, आए आप पूछे, मेरे को थोड़ा मालूम था, मैं बोल दिया, तो कुछ लोग खुश हो गए, इससे नहीं काम चलता। आप परमानेंट तंजीमा बनाइए, बना के हमारी इकोनॉमी क्या है, हम कैसा करना, हमारी पॉलिटिकल शेयर क्या है, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट कैसा करना है, अटैक कहीं को हो रहा, झूठ कहां से आ रही, ये मुसलसिल काम करने के एसोसिएशन बनना। एक मानो में हर मुसलमान को कोई ना कोई तंजीम बना के आप डाल के और गैरों को भी इसमें जोड़ते जाएंगे, तो फिर आप अमन से रहेंगे और हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। सब अभी आप बोले कि कई रियासतों में मनुवाद कारफरमा है, ये मनुवाद है क्या? अक्सर लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया और मनुवाद को समझने के वास्ते आप एक मर्तबा याद रखिए, मनुवाद क्या है, हिंदुइज्म क्या है और मनुवाद क्या है, इसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट रखिए। वो नहीं समझे तो अपन परेशान हो जाएंगे। अब ब्रीफ बोल देता हूं मैं, हिंदुइज्म को एक मानो में, हिंदू रिलीजन जो है वो 5 अलग अलग क्या बोलते रिलीजन्स बोलो या 5 पार्ट्स बोलो, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है वो, और बहुत आसानी से समझा नहीं सकते, अच्छा टाइम लगता। तो इसमें सनातनी है, इसमें वैदिक है, इसमें द्राविड़ है, इसमें शूद्र है। जो आदमी टेंपल को नहीं आ सकता, टेंपल को आए तो दूध से धोना, वो भी हिंदू है। फिर टेंपल का नाम हिंदुइज्म की टेंपल है। बिल्कुल। जो आदमी कभी इख्तियार कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, वो भी हिंदू है। जो दासी शादी नहीं कर सकती, लोगों की हवस बुझाने का इसका, वो भी हिंदू है। बिल्कुल। फिर कोई आदमी चुमटी को भी नहीं मानना, भरल, वो भी हिंदू है। तो इसको समझना, ये हिंदू नाम क्या है, फिर असल में बैकग्राउंड क्या है, इसमें फिर मनुवाद क्या है। तो फिर ये हिंदू नाम देना, ये मनुवादी जो जलील है उसकी होशियारी है। बिल्कुल। और मनुवाद वो जलील का नाम होता जो है इंसानियत को कभी रहने नहीं देगा। तो ये बहुत लंबी टॉपिक है, इसमें कुछ मनुवादी भी है। अब इनका बेस 3 पॉइंट्स पे होता, और मनुवाद को पहले तो कई हिंदुओं को मालूम नहीं है, जैसा हमारे को कई चीजें नहीं मालूम रहते, और उसके भी कई आला तबके के हिंदू मनुवाद हमको पसंद नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। मगर बीजेपी क्या करी, 3 लोगों को मेन हिडन बेस करके बनाए, एक मनुवाद, दूसरा जो है वैदिक, तीसरा सनातनी को बेस करके बनाए। मगर आखिरी में आकर मनुवाद फार्मूले पे देंगे, और मनुवाद फार्मूला अब उसके ऊपर एक लंबी समझाना पड़ता, आप कभी बात करिए और फिर उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तफसीली गुफ्तगू जो है, तेलंगाना में एक नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, और जो मुसलमान के तौर पर एक बादशाह को पेश किया जा रहा है। हालांकि अनीस मुख्तार साहब ने अपनी गुफ्तगू में साफ साफ कह दिया है कि निज़ाम उस्मान अली खान साहब कोई मुसलमानों के बादशाह नहीं थे, वो पूरी अवाम को अपनी रियाया के तौर पे देखते थे। और उन्होंने कई बार कहा कि हिंदू मुस्लिम मेरे 2 आंख है। इसी तरह से उन्होंने अपना निज़ाम चलाया है। इंशाल्लाह एक अहम मौजू के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।